So good morning dear learners. So I hope that you are doing well. और आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा स्पॉट द एरर्स, राइट। स्पॉट द एरर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएस एग्जामिनेशन, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और बैंकिंग एग्जामिनेशन। मतलब किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप सभी को पता होना चाहिए स्पॉट द एरर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश, राइट। तो चलिए आज हम वही बात करने वाले हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, 2022, 2021, 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट, प्रीलिम्स या मेंस में, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल्दो ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्पॉट दी एरर की बात आती है तो बच्चे राइट एरर डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं। इसी का दूसरा नाम है एरर डिटेक्शन, राइट। तो चलिए आज हम एक एक क्वेश्चन से देखेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या रूल्स बनते हैं और क्वेश्चन में कैसे उस रूल को अप्लाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास, राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। और ये कहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ, अभी का ही रिसेंट क्वेश्चन है, राइट। 2021 में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। अब देखते हैं कि यहाँ पे एरर पार्ट क्या है वो समझिए सबसे पहले। अब ये जो स्लैशेस लगे हुए हैं, स्लैश का मतलब ये है कि इसमें कुछ एरर है या इसमें कुछ एरर पार्ट है या इसमें कुछ एरर पार्ट है, और आपको ये चार इस तरह से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन लॉस्ट आवर लाइव्स में कुछ गलती है, नॉट रीच्ड इन टाइम में कुछ गलती है, हैड यू में गलती है, या वी विल हैव में कोई मिस्टेक गिवन है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर विल बी, आई होप कि आपने समझ लिया होगा, कर लिया होगा अपने हिसाब से। आंसर विल बी वी विल हैव। तो इसके अंदर ये सेगमेंट गलत है, इसका मतलब ये वाले सेगमेंट में कहीं ना कहीं एरर है। अभी आपको कैसे पता चलेगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट। देखिए सबसे पहले आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा, और देन आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है। तो इसमें क्या रूल बनता है, इफ से सेंटेंस अगर जुड़ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, देन आपको हैड प्लस V3 लगानी होती है। क्या लगाना होता है, हैड प्लस V3। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगला जो आगे वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट के साथ आपको वुड हैव प्लस V3 का यूज करना होता है, वुड हैव प्लस V3। सो ये सेगमेंट होता है कंडीशनल सेंटेंस का। जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हो तब उसके अंदर आता है कि सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा, इफ के बाद सब्जेक्ट लगेगा हैड प्लस V3, और आगे वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वुड हैव प्लस V3 लगाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, की पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इफ क्लॉज। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में, इफ क्लॉज। और इस वाले सेगमेंट का जो दूसरा वाला बचता है उसे बोलते हैं मेन क्लॉज। तो कहने का मतलब है इफ क्लॉज और मेन क्लॉज से सेंटेंस बन रहे हैं, बस छोटा सा आपको समझना है। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगर मैं मेन क्लॉज को आगे ले आऊं और इफ क्लॉज को बाद में ले जाऊं तब भी कोई इशू नहीं है, सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। जैसे इधर देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस उठाता हूं, इफ शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ, इफ शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ, पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा पूरा रूल कराते हुए। इफ शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ I would have helped her, right? Helped her। तो ये देखिए पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब समझिए एक पॉइंट, इसका मतलब ये है कि अगर उसने मुझे सच्चाई बता दी होती तो मैं उसकी हेल्प कर देता। ये पास्ट के सेंटेंस है, आपको पता है पास्ट यहाँ भी लग रहा है हैड और यहाँ लग रहा है वुड हैव। समझ में? अब समझिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, I would have helped her if she had told me द ट्रुथ। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस एरर में यही मिस्टेक है। इधर देखिए, सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट होता है तो हमें हैड प्लस V3 तो दिख गया, ये देखिए हैड आ गया, हैड के साथ V3 भी आ गया, एकदम सही है। लेकिन आगे वाले जो स्ट्रक्चर में वो हमें क्या बनाना चाहिए, वुड हैव प्लस V3। क्या बनाना चाहिए, वुड हैव प्लस V3। तो हैड तो आ गया, लेकिन यहाँ विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड। और विल तो एक फ्यूचर का वर्ड है या नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो एक चीज़ तो पता ही होगा कि इधर देखिए, अगर सेंटेंस में पास्ट का यूज हो चुका है, जो कि हैड एक पास्ट का वर्ड है, तो चाहे आगे कितने ही सेंटेंस बन जाए सभी में पास्ट ही यूज होगा। अब बताओ विल का पास्ट क्या होता है, वुड। ऑब्वियसली सभी को पता है विल का पास्ट होता है वुड। और ये जो टाइप है टॉपिक का, राइट, कंडीशनल सेंटेंस, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स, तो इसे लर्न कर जाइए। अब आप ये बोलोगे सर कि इसमें इफ तो आ ही नहीं रहे, है ना। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, इफ यू हैड रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ। सॉरी, इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर आप समय पर नहीं पहुंचे होते तो हम अपनी लाइफ गवा चुके होते। आप समझिए इसके अंदर हो क्या रहा है।
अब दूसरा रूल, एडवांस रूल ये कहता है कि अगर आप इसके अंदर इफ को नहीं लगाना चाहते हैं, इफ को रिमूव करना चाहते हैं, ये एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश होता है, तो आप क्या कीजिए, हैड को पहले लगा दीजिए, राइट, और सब्जेक्ट को बाद में लगा दीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। तो बस आपको क्या समझना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो देखिए हैड भी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V3 आ गया, तो ये स्ट्रक्चर इससे बन रहा है, इसको इंग्लिश में इन्वर्जन कहते हैं। तो मुझे लगता है रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। हैड अगर आ गया है तो विल नहीं आना चाहिए, वुड आना चाहिए, और बाकी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम बन रहा है ना। अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती तो तुम पास हो जाते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, काफ़ी बार आता रहता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए, नो सूनर डिड प्रिया, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। कहाँ पे आया हुआ, ये भी CGL 2021 इवनिंग, पहले वाला क्वेश्चन मॉर्निंग का था, अब इवनिंग का है। चलिए देखिएगा अब इसका आंसर कैसे क्या करना चाहिए, मैं आपको पहले आंसर बताता हूँ। आंसर जो है वो यहाँ पे है, इसमें एरर है, राइट। अब बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से आते हैं ना, तो वो क्यों नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उन्हें की पॉइंट्स ही नहीं पता है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है, ये टॉपिक है कंजंक्शन का। क्या आपने कंजंक्शन पढ़ा है अच्छे से? अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, पढ़ा हुआ है तो कर लोगे अच्छे से। देखिए क्या रूल बनता है, कभी भी नो सूनर लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए, नो सूनर, तो नो सूनर का जो पेयर वर्ड बनता है वो हमेशा THAN बनता है, याद रखिएगा। लेकिन आपको पेपर में THEN दिया जाएगा, या व्हेन दिया जाएगा, या बिफोर दिया जाएगा, जो बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि इसका पेयर वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनिए, नो सूनर कभी भी आ जाए, नो सूनर का मतलब है जैसे ही, क्या होता है, जैसे ही, ठीक है। फिर ये जो देन है, देन का क्या मतलब होता है, वैसे ही, क्या होता है, वैसे ही, राइट, या तभी भी बोल सकते हैं, तभी। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तभी बारिश होने लगी, नो सूनर डिड आई रीच माई हाउस और होम इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट, समझ में आ गया। अब देखिए, नो सूनर का जो पेयर वर्ड होता है वो व्हेन नहीं होता है, वो क्या होता है, हमेशा वो THAN होता है, देन का यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन में गलती है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, मतलब डी में कहीं ना कहीं एरर है, स्पॉट दी एरर आपको फाइंड आउट करना होता है उस सेंस में। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आप प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये डिड स्टार्टिंग में क्यों आया, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चनिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है इसका मतलब हम किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, समझिएगा। अब मैं इसको और इलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। जब कभी भी नो सूनर आएगा ना, तो वो इन्वर्जन रूल अपने साथ लेता है। इसका मतलब इन्वर्जन मतलब पहले नो सूनर आएगा, क्या आएगा, नो सूनर, और नो सूनर अगर आता है तो उसके बाद डेड आता है, डेड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आप, देन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो आगे आपको हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट तो मिलेगा, सॉरी, आपको इसके साथ जो पेयर वर्ड का यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्या, THAN, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म विल बी यूज्ड, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म विल बी यूज्ड। समझ में आ गया। अब इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से आपको यूज़ करना है एज सून एज, आपने सुना होगा, एज सून एज, फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर ऐसा होता है तो आगे भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल सकती है। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म इज नथिंग बट पास्ट इंडेफिनिट, सभी को आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। अब अगर आपने इतना कर लिया है तो बस इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट इज दैट कि जब कभी भी आप नो सूनर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, नो सूनर, तो आपको पता होना चाहिए उसका पेयर वर्ड जो बनता है वो बनता है THAN, जो अभी मैंने कराया है। लेकिन कभी भी सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट हो जाए, किससे, एज सून एज, तो उसका पेयर वर्ड कुछ भी नहीं बनता है, केवल आप कॉमा लगाते हो, केवल कॉमा से काम बन जाएगा, राइट। तो कॉमा लगा दीजिएगा, वो आपका सही आंसर। जैसे इसी को मैं एज सून एज में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा ये समझिए। इसी को अगर मैं एज सून एज में बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा नो सूनर, सॉरी, एज सून एज प्रिया, राइट, सब्जेक्ट हो गया, राइट, प्रिया गॉट हर रिपोर्ट कार्ड, फिर हम कॉमा लगा देंगे, एज सुन एज प्रिया गॉट हर रिपोर्ट कार्ड
शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय, जैसे उसे अपनी रिपोर्ट कार्ड मिली वो खुशी के मारे उछलने लगी, कूदने लगी, राइट, उस पॉइंट ऑफ। तो मुझे लगता है ये नो सूनर वाले दो रूल आपको समझ में आ गए होंगे, और दोनों का ही मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही। और आगे वाला जो बनता है रूल, मतलब इनको बोलते हैं जैसे ही और इन दोनों को बोलते हैं वैसे ही, राइट। या आपने एक और वर्ड सुना होगा ज्यों ही, आपने सुना होगा ज्यों ही, प्योर हिंदी है तो इसको बोलते हैं त्यों ही, राइट। जैसे कि ज्यों ही मैं अपने घर से बाहर निकला त्यों ही बारिश होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो दोनों से बना सकते हो। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, या आप बोल सकते हो एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। चलिए, मुझे लगता है रूल नंबर सेकंड भी समझ में आ गया है। तो एक एक क्वेश्चन को हमें अच्छे से देखना है, राइट, कि क्या क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या रूल अप्लाई होगा। एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस क्लास। तो पूरा अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि जो अभी ऑन गोइंग पेपर चल रहे हैं तो शायद उसमें ये क्वेश्चन फंस जाए, और ये मोस्ट प्रायोरिटेबल क्वेश्चन है, राइट, मोस्ट प्रायोरिटी इसको दी गई है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन योर स्क्रीन इज दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। इज देयर एनी एरर इन द सेंटेंस? चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे कोई एरर पार्ट है। चलिए देखते हैं। एरर है। एरर कौन सा? ये देखिए, आपको तब तक एरर पता नहीं चलेगा जब तक आप रूल नहीं पढ़ोगे, याद रखिएगा। अब रूल ये होता है कि आपको पता है सिंस कभी भी आ जाए या फोर कभी भी आ जाए, तो आपको पता है सिंस के बाद कोई टाइम आता है या फोर के बाद भी टाइम आता है, और अगर ऐसा होता है तो स्टार्टिंग में दे हैव लिव्ड कहना गलत है, दे हैव बीन लिविंग कहना सही है। दे हैव बीन लिविंग कहना सही है। अभी क्यों कहना है समझिए। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या बनता है, आप सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, देन हैज़ लगा सकते हैं या हैव लगा सकते हैं, या हैड का भी यूज़ किया जा सकता है। इसी के अलावा विल हैव का भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगाना होता है, बीन, और बीन अगर आ जाता है तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। देन ऑब्जेक्ट आपका गिवन है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। फिर आप सेंटेंस को सिंस या फोर से जोड़ते हो, और लास्ट में टाइम, राइट। मुझे लगता है ये रूल आपने जब कभी टेंस कभी आपने पढ़े हो तो ये रूल भी आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, सिंस और फोर। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइमिंग एक्शन, क्या बोलते हैं हम, टाइमिंग एक्शन। तो टाइमिंग एक्शन वाला आपने रूल अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे लगता है ऐसा। आप समझिए, इसके अंदर जो हैज़ हैव का यूज़ होता है वो तब यूज़ किया जाता है अगर आपका सेंटेंस आप प्रेजेंट में बनाना चाहते हो, राइट, किसमें, प्रेजेंट में। हैड तब यूज़ होता है जब आप सेंटेंस को किसमें बनाना चाहते हो, पास्ट में। विल हैव या शैल हैव का यूज़ होता है जब आप सेंटेंस, इफ़ यू कैन मेक द सेंटेंस इन फ्यूचर, राइट। तो ये रूल को फॉलो किया जाता है। अब इधर देखिएगा आप, जब एंड में सिंस या फोर आ ही गया और उसके बाद टाइम भी आ ही गया, तो ये रूल के हिसाब से बीन, और बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लगनी चाहिए, आप बताइए, लगनी चाहिए। तो यहाँ पे दे हैव तो ठीक है, हैव के साथ इसलिए मैंने बीन जोड़ा और आईएनजी भी जोड़ दिया। एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बार बार पूछती रहती है, बैंकिंग वाले पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। सो प्लीज़ कीप दिस रूल इन योर माइंड, राइट, ताकि आप पेपर में गलती ना करें। तो बस एक छोटा सा रूल था, लेकिन एक रूल जो बार बार पूछ लिया जाता है वो भी समझिए। मुझे लगता है आप चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन करते जाइए। देखिए, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे बोलूँ आई हैव बीन नोइंग हर, आई हैव बीन नोइंग हर सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जान रहा हूँ। तो आप बोलोगे सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए सिंस आ गया, सिंस के बाद आपको पता है कोई फिक्स टाइम ना हो तब हम लगाते हैं सिंस, राइट। ओ कोई सॉरी फिक्स टाइम हो तब लगाते हैं सिंस। और इसके पहले हैज़ हैव भी आ गया, हैज़ हैव में से फिर बीन भी आ गया, आईएनजी भी आपको पता चल गई है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन ये सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है ये समझिए। याद रखिए, नो जो है ना, नो एक स्टेटिव वर्ब होती है। क्या होती है? स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब क्या होती है समझिएगा। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके अंदर आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे नोइंग कहना गलत होता है, हेटिंग कहना गलत होता है, बिलीविंग, लविंग, थिंकिंग, होपिंग, विशिंग, हैविंग, ये सब कहने गलत है। जैसे है ना, किसी लड़की को देख के आपने कमेंट किया यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे, ये गलत है। यू लुक गॉर्जियस कहना ज़्यादा बेस्ट है। आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, आई एम थिंकिंग कहना गलत है, आई थिंक दैट यू आर राइट, ये कहना सही है।
जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम नोइंग यू, क्या सेंटेंस है ये? नहीं, आई एम नोइंग यू की जगह हमें बोलना चाहिए आई नो यू, क्योंकि ये सारी वर्ब्स ऐसी है जिसके अंदर कोई काम नहीं होता है, फिजिकल एक्शन नहीं होता है। जैसे सुनने में, है ना, सॉरी सुनने में, राइट, जानने में, राइट, थिंक करने में, सोचने में, होप करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो ये सारी वर्ब्स आती है जिसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना होता है। तो देखिए अभी मैंने बताया नोइंग में आई नो के अंदर आईएनजी तो आएगा ही नहीं, तो ये सेंटेंस का गलत हो गया। अब सही क्या होना चाहिए? आई हैव नोन। इसका मतलब अगर वो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में ज़रूर बना सकते हो। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में ज़रूर बनाया जा सकता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज नथिंग बट हैज़ हैव के साथ आप V3 जब लगाते हो, तो ये आंसर सही है। आई हैव नोन हर सिंस चाइल्डहुड। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्पॉट दी एरर के यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बार बार। और ये देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ 2021 आफ्टरनून में आए हुए हैं, तो ये हम खुद अपनी तरीके से नहीं बना रहे हैं, अपने हिसाब से, राइट। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर जो आए हुए क्वेश्चन है उसको अगर बार बार आप रिपीट कर लोगे, रिविजन कर लोगे, सो आई कैन एश्योर यू, राइट, यू कैन मेक देयर, राइट, आप अच्छे से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप। साइंटिस्ट शो करते हैं क्या कि देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप। किस चीज़ में रिलेशनशिप है ये देखेंगे, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा। अमंग अ लायंस लाइफ स्पैन, ये गलत लिख दिया लग रहा है। अमंग अ लायंस लाइफ स्पैन आना चाहिए, राइट। स्पैम नहीं होता, स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जो उसकी जीवन काल है, राइट। लाइफ स्पैन एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स फेस। मतलब ये कहना चाहता है कि जो क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्यूरियस रिलेशनशिप है किसके बीच में, जो लायन के लाइफ स्पैन के बारे में, और दूसरा जो उनके जैसे लेपर्ड, वो होते हैं ना लेपर्ड टाइगर वगैरह, जिसके ब्लैक ब्लैक धारियाँ होती है, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रिलेशनशिप है। अब यहाँ एक छोटी सी गलती ये है, इसमें गलती मतलब एरर पार्ट कहाँ है वो देखिए। कभी भी याद रखिएगा, एक यूज़ होता है बिटवीन, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बिटवीन, और दूसरा होता है अमंग। क्या होता है? अमंग, बिटवीन और अमंग, राइट। बिटवीन का हम यूज़ कब करते हैं? बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात करें। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, राइट, सो वी हैव टू यूज़ बिटवीन। या दो पार्टीज के बारे में बात करें। अमंग होता है दो से ज़्यादा व्यक्ति या पर्सन के, मतलब लोगों या वस्तुओं के बारे में, तो अमंग का यूज़ होता है, राइट। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो बस सिंपल सा एक रूल देखिए, यहाँ एक पार्ट तो है लायंस स्पैन, लायंस लाइफ स्पैन, दूसरा है द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स, राइट। तो ये दो ही चीज़ें तो ही कि एक तो लायन के लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, दूसरा पैटर्न ऑफ स्पॉट उसके बाद की, तो इसका मतलब दो ही चीज़ों के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ अमंग लगेगा? यहाँ लगना चाहिए बिटवीन, लगना चाहिए नहीं। छोटा सा रूल, मुझे लगता है ये आपको आता भी होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, देखिए, जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने गलती कर दी। ये क्वेश्चन, दिस प्रॉपर्टी, समझिएगा, दिस प्रॉपर्टी विल बी शेयर्ड, दिस प्रॉपर्टी विल बी शेयर्ड डैश अमित, राहुल एंड सुनिधि, राइट। चलिए अब आप बोलोगे कि यहाँ क्या आना चाहिए बताइए? दिस प्रॉपर्टी विल बी शेयर्ड, ये प्रॉपर्टी जो है शेयर की जाएगी किसके बीच में? अमित, राहुल एंड सुनिधि। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लगा देते हैं अमंग। तो अगर अमंग आपने लगा दिया तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि अब आप बोलोगे सर कैसे कि दो से ज़्यादा ही लोग हैं, अमित भी है, राहुल भी है और सुनिधि भी है। लेकिन देखिए क्या गलती है, याद रखिए, जो एक प्रॉपर्टी थी ना, उसके दो ही हिस्से किए गए हैं, एक तो अमित प्लस राहुल को मिला है और एक सुनिधि को मिला है। अब ये कैसे पता चला आपको? ये ऐसे पता चला, देखिए कि कॉमा कहाँ लगा हुआ है या एंड कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है बिटवीन का जो पेयर वर्ड बनता है वो बनता है एंड, लेकिन अमंग का तो कोई पेयर वर्ड होता ही नहीं है। बिटवीन का पेयर वर्ड एंड होता है, याद रखिएगा हमेशा, लेकिन अमंग का थोड़ी ना होता है। अब देखिए यहाँ एंड आ रहा है या नहीं? अब एंड के पहले जो पार्ट है वो एक ही पार्टी है, कोई दो पार्टी नहीं है, और दूसरा एंड के पहले और बाद में कौन है? सुनिधि। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है ना,
एक हिस्सा अमित और किसका है, राहुल का, दूसरा हिस्सा किसका है, सुनिधि का। तो वैसे लोग तो यहाँ 3 है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो 2 में ही तो बटी है, आप खुद सोचिए। तो इसलिए 2 में बटी है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बिटवीन। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए मैंने लिखा नेपाल लाइज डैश इंडिया एंड चाइना। अब आप खुद बताइए इसके अंदर क्या आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, नेपाल लाइज डैश इंडिया एंड चाइना। अब आप बोलोगे सर एक हिस्सा है इंडिया का और एक हिस्सा है चाइना, क्योंकि एंड के पहले लग रहा है और एंड के बाद, तो 2 ही चीज़ें तो हुई, 2 देश ही तो हुए, तो 2 देश के बीच में ही तो है नेपाल, तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन, राइट। अमंग तो वैसे ही नहीं लगा सकते हैं। तो बस आपने देखा भी है, जैसे अगर मैं देखूँ, मैं बनाऊँ, इस हिसाब से आपने मैप देखा होगा। मैप के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि इस साइड तो इंडिया है, राइट, और दूसरी साइड कौन है, चाइना, और बीच में कौन फंसा हुआ है, नेपाल फंसा हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब यही तो कहना चाहता हूँ मैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन है, नेपाल पड़ता है। लाइज मतलब आता है या पड़ता है, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, देख लीजिए, 2 दुश्मन कंट्रीज के बीच में जो कंट्री फंस जाती है, या 2 दुश्मन देशों के बीच में जो कंट्री होती है, उसे क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। क्या कहा जाता है उसे, बफर स्टेट कहा जाता है उसे, राइट। 2 दुश्मन देशों के बीच में अगर कोई कंट्री है उसे बफर, क्योंकि देखो नेपाल ना तो इसका साथ दे पाता है, क्योंकि इसका ना तो इसका साथ, अगर चाइना का सपोर्ट करेगा तो इंडिया से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, और इंडिया की सपोर्ट करेगा तो चाइना से दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, ये जीएस का क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो यहाँ पे अमंग की जगह बस बिटवीन कर देना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे, राइट। अब अभी मैंने आपको एक रूल कराया था कि सेंटेंस अगर किससे आ जाए, देखिए इफ के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हो और सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हैड प्लस V3, तो आगे वाले स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए, नहीं। अभी तो बताया था मैंने, पहला ही रूल था शायद, वुड हैव प्लस V3। तो बस इधर देखिए यहाँ भी यही गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है समझिए, यहाँ क्या गलती हो गई है, या ये गलती हो गई है, देखिए वुड हैव तो आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, ये वाला रूल तो अप्लाई हो गया, लेकिन भैया ये वाला भी तो रूल अप्लाई करना है इसके अंदर, ये वाला रूल, तो ये वाला रूल ये रहा, देखो। तो क्या पता चल रहा है, इफ यू वेंट थोड़ी ना होगा, वेंट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें हैड प्लस V3 लिखना है। सो इफ यू हैड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, इफ यू हैड गॉन देयर दैट वे दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अगर आप उस रास्ते गए होते तो आपको उसने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था उस आदमी ने। और ये कहाँ हुआ है, CHSL 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में। आप ये बताइए क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं, लेकिन आप लोग इंग्लिश से इतना डरते हैं क्योंकि आपको उसके की पॉइंट्स नहीं पता है। जिस दिन आप की पॉइंट सारे लर्न कर लोगे ना, आई कैन एश्योर यू कि पेपर उसी दिन निकलने वाला है, बहुत अच्छे से निकलेगा। CPO में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो CPO का एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हो कि CHSL या CGL या MTS में प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप CPO के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये भी उसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। पूरा दिखा देता हूँ, ये भी उसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लीजिए, राइट। समझिए, क्वेश्चन इज दैट पवन रिटर्न बैक होम व्हेन ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट अब्रॉड, राइट। अब समझिएगा, तो यहाँ की पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर रिटर्न आ जाता है तो उसके साथ बैक लगाना बिल्कुल गलत है, समझ में आया। क्योंकि देखिए रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, रिटर्न मतलब होता है कम बैक, क्या होता है, कम बैक। तो आप कम के साथ बैक लगा सकते हो, रिटर्न के साथ थोड़ी ना लगाओगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस लौटना, क्या होता है, वापस लौटना, समझ में आया। अब वापस का मतलब देखिए री आया तो रहा है, री का मतलब क्या होता है, वापस, है ना, बैक होना किसी चीज़ को लेकर के। तो ऑब्वियसली ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। सुपरफ्लुअस अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे और आपका आंसर नहीं आने वाला, लेकिन राइट। चलिए मुझे लगता है समझ में आ रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के। अच्छा, इसमें और पॉइंट्स भी बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने की, कि उससे पेपर में फंस सकता है क्वेश्चन। कभी भी याद रखिएगा, रिटर्न लिखा आ जाए, क्या लिखा जाए, रिटर्न लिखा जाए, रिवर्ट, क्या लिखा जाए, रिवर्ट, लिखा जाए रिसीड,
क्या लिखा जाए, रेसीड लिखा जाए रीइटरेट, क्या लिखा जाए, रीट्रेट, या लिखा जाए रिपीट लिखा जाए, या लिखा जाए रीएम्बर्ड्स, क्या लिखा जाए, रीएम्बर्ड्स लिखा जाए, रिकॉल लिखा जाए, रिकास्ट लिखा जाए, मतलब री से जितने भी वर्ड बनते हैं आर ई। तो आप ये बताइए, जो री सभी में लिखा हुआ है तो री के दो ही मतलब हो सकते हैं। री मतलब होता है या तो दोबारा किसी चीज़ को करना, दोबारा, या वापस। ये आपको पता ही है, दोबारा या वापस। तो बस यहाँ पे यही पॉइंट है कि जब इसके अंदर वर्ड के अंदर सभी में री लिखा आ गया है, आप खुद बताइए, री लिखा आ गया है, तो या तो उसका मतलब अगेन होगा या उसका मतलब बैक होगा। तो बस इसका मतलब ये सारे वर्ड कभी भी आ जाए तो इसके साथ ना तो अगेन लगाना है आपको, ना ही बैक का यूज़ करना है। जैसे इधर देखिए, ये रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। सिंपली आप ऐसे बोलिए, पवन रिटर्न होम, बस खत्म। दैट इज योर राइट आंसर, राइट। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, बार बार बच्चे हमसे भी पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस पॉइंट अगेन। तो कहाँ गलती है बताइए, सुपरफ्लुअस हमने क्या गलत बोल दिया। रिपीट के साथ अगेन थोड़ी ना आना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस पॉइंट, अगेन को हटा देना चाहिए, क्योंकि रिपीट का मतलब क्या होता है, दोबारा से किसी चीज़ को बताना। तो ये समझिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एसएससी में ही आता है, ये DSSS में ही ऐसा होता है, बैंकिंग में भी ऐसा होता है, पीजीटी टीजीटी है ना, केवीएस वगैरह, इनमें भी ऐसा होता है, या अदर एग्जाम्स की बात करें तो उसमें भी यही होता है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे लिखा हुआ है, राइट वो। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या गलती है और क्या सही करने की ज़रूरत है हमें, समझिएगा। याद रखिएगा ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, वैसे बाकी किसमें भी आए हुए हैं, CHSL 2021 में आए हुए हैं, राइट। चलिए करते हैं। कभी भी याद रखिएगा डिस्पाइट लिखा आ जाए, क्या लिखा जाए, डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगा देना, ये बिल्कुल गलत है कहना। लेकिन कभी भी लिखा हो इन स्पाइट, तो उसके साथ आप ऑफ लगाइए, कोई बात नहीं, या इंस्टेड, राइट, आप क्या लगा सकते हैं, इंस्टेड के साथ भी ऑफ का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन किसके साथ नहीं किया जाएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ। तो देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखा हुआ है, वो गलत है, डिस्पाइट ऑफ कहना गलत है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, राइट, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, राइट। और इसका भी मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले, इंस्टेड ऑफ, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसने बोला है डिस्पाइट, अब देखिए ये कभी भी ऐसा पैटर्न बन जाए, डिस्पाइट, इंस्पाइट या इंस्टेड, तो इसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना रहती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म इज नथिंग बट जब ING फॉर्म आ जाती है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो उसी को V4 कहा जाता है। समझ में आया पॉइंट। तो बस आप ये देखिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ गलत है, बीइंग कहना सही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसमें गलती कहाँ है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, तो ये आपका एरर पॉइंट हो गया। अब ये याद ही तो करने वाली बात है, इसके लिए थोड़ी ना बहुत पढ़ाई करनी है, इसके लिए बस की पॉइंट्स याद रखने हैं प्रेपोजिशन के अंदर। ये प्रेपोजिशन का पार्ट है, किसके साथ क्या आता है, किसके साथ नहीं आता है। तो अभी तक इतने सारे क्वेश्चन देखे आपने, तो क्या पता चल रहा है कि इसमें की पॉइंट्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल है इधर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता रहता है। The police arrested 2 young men, but neither of them were responsible for the robbery. चलिए अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ इसका, राइट। याद रखिएगा, कभी भी लिखा जाए नीदर लिखा जाए, नीदर ऑफ लिखा जाए, या लिखा जाए ईदर ऑफ, क्या लिखा जाए, नीदर ऑफ या ईदर ऑफ। इसके साथ आपको हमेशा याद रखिएगा, जो आपको सब्जेक्ट मिलने वाला है वो तो प्लूरल मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लूरल, राइट। सब्जेक्ट जो मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है, प्लूरल। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपकी वर्ब आएगी ना आगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर। अभी बता रहा हूँ क्यों, वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब वर्ब सिंगुलर आपको पता ही होगा, चलिए कैसे अब देखते हैं। क्योंकि देखिए नीदर ऑफ मतलब होता है दोनों, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। लेकिन ईदर ऑफ मतलब होता है दो में से कोई एक की जब आप बात कर रहे हो तब हम बोलते हैं ईदर ऑफ। अब कहने का मतलब है ईदर और नीदर, याद रखिएगा, जैसा भी मैंने बिटवीन का बताया था, दो लोग
मतलब दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, ऐसे ही एज सेम कंडीशन अप्लाइज है, नीदर और ईदर भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए दो बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ इन दोनों में से कोई भी चालाक नहीं है, नीदर ऑफ दैम इज इंटेलिजेंट। अब मैंने इज क्यों लगाया, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि दोनों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, हेल्पिंग सॉरी वर्ब। जैसे कि आप लगा सकते हो एज, या आप लगा सकते हो वॉज, या आप लगा सकते हो हैज़, इनमें से कुछ भी आ सकता है। लेकिन क्या नहीं आएगा, आर नहीं आ सकता है, वर नहीं आ सकता है, राइट, या हैव का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ब्स कहलाती है। तो एज वॉज हैज़ में से कुछ भी यूज़ कीजिए, इट्स अप टू यू। अब देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है नीदर ऑफ दैम। अब ये दैम पता है क्या है, दो लोगों के लिए बात कर रहा है भाई, दो को भी तो दैम बोल सकते हैं। सो आएगा वर नहीं, क्या हो जाएगा, वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर कहाँ है, नीदर ऑफ दैम, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसका प्लूरल देखना हो, नाउन वर्ब अगर प्लूरल लगे तो ये याद रखिए, नीदर ऑफ का क्या हो जाता है, नन ऑफ। क्या हो जाता है, नन ऑफ। और नन ऑफ हमेशा कब यूज़ होता है, जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जा रही हो या वस्तु की बात की जा रही हो। और ऐसी ईदर ऑफ का अगर प्लूरल देखा जाए तो होता है वन ऑफ। क्या लिखा जाता है, वन ऑफ। केस ये तब यूज़ होता है जब दो से ज़्यादा व्यक्ति हो, 3, 4, 5, 1000, 100 जितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन तब भी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से किसी भी बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर किए, लेकिन नीदर या ईदर दो के लिए ही यूज़ होता है। आगे बात कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए जरा अच्छे से। When I was at school, जब मैं स्कूल में था, I found my class teacher to be the best mentor as she always have time to listen and guide। मतलब जब मैं अपने स्कूल में था तो मुझे पता चला कि भाई जो मेरे टीचर हैं, मैंने पाया कि मेरे जो टीचर है ना मेरे लिए बेस्ट मेंटोर है। मेंटोर मतलब जो आपको रास्ता दिखाता है, लीड करता है। शी हैड, अब वो लड़की है, शी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड। वो हमेशा सुनती थी और गाइड किया करती थी। इस टाइम से बात कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ पता होगा, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में बन रहा है तो आगे भी पास्ट, और उससे आगे भी पास्ट, और उसके आगे भी पास्ट। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक सेंटेंस पास्ट में आगे ना, तो आगे पीछे कहीं भी देखो आपको पास्ट ही सेंटेंस नज़र आने वाला है। देखिए ये जो वर्ज है ये पास्ट का वर्ड है या नहीं, आप खुद बताइए। सही है। फाउंड भी एक पास्ट का वर्ड है, सही है। लेकिन क्या ये हैव पास्ट का वर्ड है? नहीं, ये तो प्रेजेंट का वर्ड है। तो बस गलती यही हो गई कि अगर पास्ट लगा रहे हो तो आगे भी पास्ट, उसके आगे भी पास्ट, उसके आगे भी पास्ट। तो कहने का मतलब यही गलती छुपी है। अब पास्ट के वर्ड कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वॉज, राइट, वर या हैड, ये पास्ट के वर्ड है। या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या डिड लिखा आ जाए, डिड नॉट, ये सब पास्ट है। या लिखा आ जाए कुड, ये सब पास्ट है, राइट। लेकिन प्रेजेंट के वर्ड कौन कौन से होते हैं? लिखा जाए एज, लिखा जाए एम, आर, हैज़, हैव, राइट, या डू डज, मतलब डोंट या डजेंट लिखा जाए, ये सब प्रेजेंट के वर्ड है। कैन लिखा जाए। तो आप देखिए वॉज आया, फाउंड आया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, हैड। शी ऑलवेज हैड टाइम टू लिसन एंड गाइड। तो भाई जब पास्ट में सेंटेंस चल रहा है तो सारे सेंटेंस पास्ट में ही तो बनेंगे। ये तो आपने रूल पढ़ा होगा, राइट। जैसे इधर देखिए, व्हेन आई वाज गोइंग ऑन माय वे, राइट, व्हेन आई वाज गोइंग ऑन माय वे, सो आई सॉ समवन हु इज क्राइंग। गलत, हु वाज क्राइंग, ना कि इज क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Although we had very good batsmen, we couldn't be able to score high। ये क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। समझिएगा क्या कहना चाहता है ये। आंसर बताइए कहाँ है। आंसर देखिए कहाँ पे एरर पार्ट गिवन है। Although we had very good batsmen, सॉरी वी कुड नॉट, याद रखिए आंसर है यहाँ पे। ये आया हुआ है CHSL 2021। क्या गलती है ये समझिए। याद रखिएगा, कभी भी कैन लिखा जाए या कुड लिखा जाए तो उसके साथ बी एबल टू लगाना बिल्कुल
गलत माना जाता है। ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। कैसा है ये? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस क्या होता है ये समझिए। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वो होता है जब आप मोर देन व्हाट यू नीड, राइट, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वर्डिंग का यूज़ कर रहे हो। अननेसेसरी वर्डीनेस, अननेसेसरी वर्डीनेस मतलब जब काम इससे चल सकता है तो आप बी एबल टू क्यों लगा रहे हो? जैसे रिटर्न से काम चल सकता है तो बैक क्यों लगाया? रिपीट से काम चल जाएगा तो अगेन क्यों लगाया? कज़न सिस्टर कहना गलत है, जब कज़न ही बोल दिया आपने तो सिस्टर या ब्रदर क्यों लगा रहे हो? तो ये सारे सुपरफ्लुअस है, राइट। तो कहने का मतलब है कुड नॉट के साथ एबल टू कहना गलत है बिल्कुल। सो कुड नॉट स्कोर हाई, बस ये सही है आंसर। बी एबल टू कहना बिल्कुल गलत है, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब जो जिसके अंदर हम पढ़ाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारे। बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यू आर वेलकम, राइट, एट छतरपुर एंड खानपुर एंड साकेत, राइट। अगर आपको आना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अभी इस पे लिखा हुआ है 8287886768, राइट। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी तो बस मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जब हम टॉपिक कराते हैं, जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस कराए तो वो 3 क्लासेस में होता है। नाउन कराया 3-4 क्लासेस लगती है। प्रेपोजिशन 3-4 क्लासेस में होता है। पूरा अच्छे से टू दी कोर पढ़ाया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपकी वीक है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन प्रीपोजिशन से। रेफरेंस के साथ टू नहीं आता है, याद रखिएगा। या लिखा जाए एब्सटेन, क्या लिखा जाए? एब्सटेन, या लिखा जाए रेफ्रेन। क्या होता है? एब्सटेन, एब्सटेन लिखा जाए या लिखा जाए रेफ्रेन, राइट। सो इन दोनों के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो आती है फ्रॉम। और कभी भी ऐसा होता है तो वर्ब की कौन सी आती है? फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। और रेफ्रेन फ्रॉम होता है किसी चीज़ से बचना। क्या होता है? बचना। दोनों का मतलब ऐसे बचना ही होता है ना। या एब्सटेन मतलब दूर रहना भी होता है, किसी चीज़ से दूर रहना। कीप अवे, कीप अवे भी होता है, और किसी चीज़ से दूर रखना अपने आप को। जैसे यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसे ही बोल रहे हैं प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम आना चाहिए गोइंग आउट, मतलब बाहर जाने से बचिए विदाउट अ फेस मास्क। तो आगे समझ में नहीं? तो इधर क्या होना चाहिए? गलती इसमें होनी चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे फ्रॉम। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है कि आपको यहाँ फ्रॉम लगाना है। देखिए फिक्स प्रेपोजिशन हम क्लास में कराते हैं, जिसे बोलते हैं मास्टर की ऑफ प्रेपोजिशन। ये किसके साथ क्या लगाना होता है, राइट। जैसे एक पॉइंट देखिए, ब्लाइंड कभी भी आ जाए, ब्लाइंड, तो अगर कोई व्यक्ति एक आंख से नहीं देख पाता है तो उसके लिए लगाया जाता है इन। अगर कोई दोनों आंखों से अंधा है, नहीं देख सकता है, तो ऑफ। और अगर इन तब हम लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी का फॉल्ट नहीं देख पा रहा है और अंधा हो जाता है, राइट। जैसे कोई बहुत गलत काम कर रहा है तो उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है कि भाई कोई सही कर ले, रियलिटी क्या है, उसके लगाते हैं ब्लाइंड के साथ इन। सॉरी हमने गलत कर दिया क्या? ब्लाइंड इन, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू, सॉरी फॉर दैट। ब्लाइंड टू विल बी द राइट आंसर। क्या जाएगा? ब्लाइंड टू। जैसे मिस्टर शर्मा इज ब्लाइंड इन राइट आई और लेफ्ट आई, क्योंकि एक ही आई की बात हो रही है। लेकिन अगर दोनों आईज से है तो हम क्या लगाएंगे? ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ दी आईज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया है। अब जल्दी थोड़ा सा देखते हैं। द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या होना चाहिए, है ना? जल्दी बताइए, 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए थोड़ा सा क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देखिए गलती यहाँ पे क्या है, कभी भी याद रखिएगा, ये जो स्विंग है, स्विंग होता ही नहीं है। स्विंग वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाता है स्वंग। क्या हो जाता है? स्वंग। और थर्ड फॉर्म भी होता है स्वंग। स्विंग, स्वंग, स्वंग, राइट। जैसे स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए स्विंग मतलब होता है झूलना। क्या होता है? झूलना, झूला झूलते हैं ना उस टाइप से। तो ये होगा द मंकीज स्वंग ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस पे झूलते हैं, ऐसे इधर उधर करते हैं। एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, और किसके ऊपर कंपाउंड जंप कर गए? कंपाउंड वॉल के ऊपर उन्होंने जंप कर दिया। तो इधर स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वंग होती है, थर्ड फॉर्म स्वंग। अच्छा स्वैंग नहीं होती, याद रखिएगा, स्वैंग कहना बिल्कुल ही गलत है।
स्विंग, स्वैंग, स्वंग नहीं होगी, दोनों में यू का यूज होता है। ऐसी स्टिंग, स्टंग, स्टंग। अब स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। क्या होता है? डंक मारना। जैसे अबी, राइट, स्टंग हिम। एक बी ने उसको क्या कर लिया? डंक मार दिया या काट लिया। तो ये वर्ब का पार्ट है। कैसा? ये किसका है? वर्ब बेसिक का पार्ट है। तो बाकी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी भी है, तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जो हमारी और भी पढ़ाई हुई है, राइट। तो अभी तो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, आगे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ रहे थे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज़ फॉलन, नहीं, क्या होना चाहिए? फॉल, फेल, फेल इन लव विद अ पुअर फार्मर। एक बहुत समय पुरानी की बात है। अब आपको ये भी पता होगा, जब हम कभी भी पास्ट एक्शन की बात करते हैं, पास्ट एक्शन की अगर कभी भी आप बात करोगे तो उसके साथ हमें पास्ट का ही वर्ड लगाना है, मतलब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना होता है। क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट एक्शन के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। तो पास्ट एक्शन मतलब जैसे क्वेश्चन में लिखा हो जाए यस्टरडे लिखा जाए, लास्ट डे लिखा जाए, लास्ट नाइट लिखा जाए, है ना, लास्ट डे, लास्ट नाइट, या लिखा जाए लास्ट मॉर्निंग, या लिखा जाए अगो लिखा जाए, या ये वाला वर्ड लिखा जाए वंस अपॉन अ टाइम। क्या लिखा जाए? वंस अपॉन अ टाइम, तो ये लिखा जाए। या कोई डेट दे दी जाए, जैसे 1949, है ना, 2020, तो ये सब पास्ट ही तो है। तो बस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ तो प्रेजेंट लगा हुआ है, हैज़ फॉलन, तो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन लेते हैं, केवल 15 क्वेश्चन, और बहुत सारी मटेरियल मैंने आपको करा दिया है, आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। हम देखिए क्या गलती है, यहाँ पढ़िए, थोड़ा सा बताइए, समझिए। माई ब्रदर की बात हो रही है। माई ब्रदर जो है वो सिंगुलर नाउन है या नहीं? या सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो आप वर्ब लगाते हैं वो भी क्या आती है? सिंगुलर। क्या आती है? सिंगुलर, राइट। तो कहने का मतलब है लिव की जगह आपको क्या कर देना चाहिए? लिव्स। माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। मेरा भाई जो कि रहता है कहाँ? पुणे में, वो आने वाला है कल। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है, इसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में ये कहा जाता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वर्ब भी क्या लगानी है? सिंगुलर। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको वर्ब भी क्या लगानी होती है? प्लूरल ही यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जिसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगाते हैं, वो हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? सिंगुलर वर्ब होती है वो हमेशा, राइट। तो इसलिए हमने लिव की जगह क्या कर दिया? लिव्स विल बी द राइट आंसर। सो इस पार्ट में गलती है। ये कहाँ आया हुआ है? अच्छा, ये भी आया हुआ है लेकिन मैंने लिखा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतना ही रखते हैं, 15 क्वेश्चन। ईदर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कबर्ड। चलिए देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो रमेश है और एक रीमा है। तो आपको पता है अगर 2 व्यक्तियों की बात हो जाती है तो हम वर्ब प्लूरल ही तो लगाते हैं, वर्ब भी प्लूरल आता है। अभी मैंने बताया सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो क्या ये हैव सही है? गलत है। क्या आना चाहिए यहाँ पे? हैज़। अब समझिएगा इसका रूल। कभी भी लिखा जाए ईदर, ईदर के साथ पेयर वर्ड क्या बनता है? और, ये आप सभी को पता है। नीदर लिखा जाए नीदर, नीदर के साथ पेयर वर्ड बनता है नॉर, राइट। क्या होता है? नॉर। कभी लिखा जाए नॉट ओनली, क्या लिखा जाए? नॉट ओनली, तो उसके साथ पेयर वर्ड बनता है बट ऑल्सो। तो ये कंजंक्शन का पार्ट है। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आजकल। अब याद रखिएगा, जो आगे जो भी वर्ब आएगी ना, जो भी वर्ब लगाओगे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लगानी होती है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब, जैसे इधर देखिए, आपको यहाँ मैं अगर ये दे दूँ मतलब फिलर, कि आपको क्या फिल करना है, तो आप ये बताइए, इस फिलर के पास में एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा। अगर मैं ये बोल लूँ यहाँ बॉयज़ है, मैंने मान लिया बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ तो हैव लगता है, लेकिन रीमा के साथ हैज़ लगेगा या नहीं? तो मैंने क्या बोला है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या लगानी होती है? वर्ब। जैसे एक सेंटेंस देखिए जो कि आपको गलत लगेगा, ईदर, जो आपको गलत लगेगा, ईदर आई और रश्मि, राइट, डैश
गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। ये मैंने सेंटेंस दे दिया, अब बताइए क्या आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब है अगर मैं आई के हिसाब से देखूँ तो एम आना चाहिए, रश्मि के हिसाब से देखूँ तो एज आना चाहिए, और दोनों के हिसाब से देखूँ तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। लेकिन आंसर क्या सही होगा कि हमें अगर यहाँ फिल करना है तो इसके पास में ये वाला सब्जेक्ट है या आई है, रश्मि है, तो रश्मि के साथ क्या था, इज। सो ईदर आई और रश्मि इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, राइट। तो ये था 15th क्वेश्चन नंबर 15। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। 15 क्वेश्चन को हमने डिटेलिंग में पूरा अच्छे से करा है, और यही चीज़ हम ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो छतरपुर ब्रांच में गेट सक्सेस पॉइंट पे आ सकते हैं, वहाँ पे आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरा हमारा बैच रहता है 6 महीने 8 महीने तक का, जिसमें आपको फ्रॉम 0 टू हीरो लेवल सब चीज़ें कराई जाती है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब कराया जाता है, राइट। चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल है, और अगर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जो हमारे ऐप पे चलती है GSP अकेडमी पर, राइट। सो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है ना। मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।